दोस्तों नमस्कार। आज मैं थोड़ी सी राजनीति से जुड़े हुए विषय वस्तु के ऊपर में आप समूह के बीच में चर्चा करने जा रहा हूँ। आमतौर पर माना जाता है कि जो साधारण देश के नागरिक होते हैं उनको राजनीति से सीधे कोई मतलब नहीं होता, लेकिन मेरा मानना है ऐसा नहीं है। आप किसी देश की जब एक प्रबुद्ध नागरिक हैं या साधारण नागरिक भी हैं तो देश की राजनीति और उससे जुड़े हुए सभी घटनाओं का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर आपके ऊपर में कुछ न कुछ प्रभाव होता है। बिहार चुनाव एक ऐसा राज्य जिनको राजनीतिक तौर पर बहुत सजग राज्य माना जाता है और अगले महीने उसके चुनाव होने हैं और इस चुनाव की जो प्रभाव होंगे वो दूरगामी प्रभाव होंगे और सिर्फ ये बिहार तक सीमित नहीं होगा। इसके प्रभाव और असर कहीं ना कहीं हमारे केंद्र की जो राजनीति है उसमें भी देखने को मिलेगा। वैसे मैं बिहार से डायरेक्टली बिलोंग नहीं करता हूँ, तो बिहार की चुनाव से सीधे कम से कम मेरे ऊपर में व्यक्तिगत प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि केंद्र की राजनीति पर इसके प्रभाव पड़ते हैं तो इस देश के नागरिक होने के नाते उसके सीधा असर मुझ पर भी आएगा। आप लोग जानते हैं कि केंद्र में जो वर्तमान में माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो थर्ड टर्म की सरकार है, ये पूर्ण बहुमत वाली सरकार नहीं है और भारतीय जनता पार्टी में एक पिछले विगत कई वर्षों से आप यूँ कहें कि जब मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए उनको सिलेक्शंस किया जा रहा था, उस टाइम से एक थ्योरी बनाया गया था। थ्योरी ये था कि जिन लोगों का भी उम्र 75 प्लस होंगे उनको रिटायर होना है, उनको बैठना है, क्योंकि दूसरे नेताओं को भी आगे बढ़ने का अवसर दिया जाना चाहिए। आपने 75 साल तक पार्टी की देश की सेवा की कर ली, अब आप घर में जाइए आराम कीजिए। हालांकि ये निर्णय कोई भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड या यूं कहें कि उनकी कोई एक जो पार्टी का फोरम है वहाँ पर कोई मीटिंग करके लिया गया था, ऐसा नहीं है। एक धारणाएं गढ़ी गई और उसी के आधार पर इसकी शुरुआत सबसे पहले माननीय लाल कृष्ण आडवाणी से हुई, जब उनको 2014 में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं घोषित करके माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया। और उसी कड़ी में आगे चलकर बहुत सारे ऐसे नाम हैं लाइक मुरली मनोहर जोशी, करिया मुंडा, सुमित्रा महाजन, बाबूलाल गौर, कुसुम महदेले, इसके अलावा भी आपके हुकुम नारायण देव, भगत सिंह कोश्यारी, शांता कुमार, ऐसे और तमाम बहुत सारे लोग हैं जिनको इसी फार्मूले के तहत जिनका उम्र 75 ईयर प्लस हो गए उनको भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए टिकट नहीं दिया और यदि कोई लोग वर्तमान में किसी पद पर थे तो उनको साइड लाइन कर दिया गया। सुमित्रा महाजन तो आप ये कह सकते हैं कि उनकी जब 75 वर्ष पूरे ही होने वाले थे, हुए भी नहीं थे, उनके पहले उनको साइड लाइन कर दिया। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि देश की राजनीति जो एक धारणाएं हैं उसके दृष्टिकोण से मैं समझता हूँ बढ़िया है। इसमें कहीं कोई मतलब गलत होने जैसा कुछ नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर में भी कहीं न कहीं दो लॉबी काम करती है। एक लॉबी आप उसको ये कह सकते हैं जिसमें माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा साहब, इस तरह के लोग उसमें शामिल हैं। तो दूसरे जो धुरी हैं उनमें आपके जो राजनाथ सिंह हैं, राजनाथ सिंह को भी आमतौर पर हालांकि माना जाता है कि वो प्रधानमंत्री के करीबी हैं, लेकिन फिर भी कई मुद्दों पर उस तरह की चीज़ें नहीं हैं। नितिन गडकरी हैं, योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो ऐसे वहाँ भी कहीं ना कहीं एक दो धुरी है और भारतीय जनता पार्टी को कंट्रोल करने के लिए जो संघ की एक आंतरिक दखल होता है उसका भी एक प्रभाव है। पिछले महीने 11 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी
75वां जन्म दिवस था। और उसके ठीक 15 या 20 दिन पहले संघ के संघ चालक जो हैं उन्होंने पब्लिकली एक बयान जारी किया जिसमें कहा कि जिन लोगों को भी 75 साल हो उनको अब शॉल ओढ़ के साइडलाइन हो जाना चाहिए। तो ये बात को कहेंगे आपकी बिहार चुनाव से इसकी क्या कनेक्शंस है, क्यों आप इस बात को चर्चा कर रहे हैं? मैं इस बात को इसलिए आप लोगों के बीच में चर्चा कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि बिहार चुनाव जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए, विशेषकर माननीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए करो या मरो वाली स्थिति है। आप लोगों को ध्यान होगा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर में जेपी नड्डा साहब अभी भी कार्यवाहक जो अध्यक्ष हैं उसके रूप में कार्य कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में पिछले मुझे लग रहा है कि कम से कम साल 1.5 साल से अध्यक्ष का पद जो है वो रिक्त है। उसके भी पीछे बहुत सारी स्टोरी हैं, बहुत सारी कहानी है। संघ अपना मनपसंद अध्यक्ष चाहते हैं जिनमें वो चाहते हैं कि ऐसे लोगों को ले आया जाए जो मोदी जी के साथ में कम से कम बैलेंस के तौर पर काम कर सकें। जबकि गुजरात लोबी आप ये कर लीजिए कि अमित शाह, आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जेपी नड्डा, इस तरह के लोग जो हैं वो चाहते हैं कि नहीं, वहाँ भी पार्टी में भी ऐसे लोग अध्यक्ष हों जो नरेंद्र मोदी जिस तरह से चाहें उस तरह से पार्टी में कार्य करें। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं एक आंतरिक उहापोह की स्थिति है। अब ये 75 वर्ष वाली जो थ्योरी थी ये सभी पर लागू की गई। तो चर्चाएं ये चली कि क्या माननीय नरेंद्र मोदी जब 11 सितंबर 2025 को 75 वर्ष के हो जाएंगे तो क्या वो भी अपना पद छोड़ देंगे? और इसके लिए बाकायदा हमारे संघ के जो संघ चालक हैं उनके द्वारा एक पब्लिक मीटिंग में बयान भी दिया गया। हालांकि बाद में इस स्थिति को किसी तरह से आप ये समझ लीजिए कि आंतरिक तौर पर मैनेज कर लिया गया और उन्होंने आके फिर से कहा, मोहन भागवत जी ने, जो संघ के सरसंघचालक हैं, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, 75 साल जैसी कोई ऐसी संवैधानिक व्यवस्था नहीं है। ठीक बात है, संवैधानिक व्यवस्था तो है नहीं, लेकिन जो लकीर, जो तरीके माननीय मोदी जी के द्वारा गढ़ा गया था, जब 75 वर्ष उनके हुए तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर में इस तरह की एक सुगबुगाहट हुई। और इसको मैं बिहार चुनाव से क्यों जोड़ के देख रहा हूँ, यदि कोई कारण से भारतीय जनता पार्टी और जदयू नीत जो गठबंधन है एनडीए की, ये बिहार चुनाव जीतने में सफल नहीं होते हैं तो आप ये मान के चलिए कि केंद्र में जो हमारी सत्तारूढ़ भाजपा और उनके घटक दल हैं उनके बीच में भी कहीं न कहीं थोड़े से अंतर्विरोध दिखेंगे। और बहुत संभावना है कि जनता दल यूनाइटेड एक ऐसी पार्टी है जो पिछले 30 वर्षों से सत्ता में रही है और कहीं न कहीं सत्ता का, उनके जो सांसद हैं, विधायक हैं, उनको कहीं न कहीं चासनी मिला है, उनका लाभ मिला है। तो जब जनता दल यूनाइटेड सत्ता में नहीं होंगे तो ये बहुत हद तक संभावना है कि वो पार्टी बिखर जाए और उसका सीधा नुकसान किनको होगा? भारतीय जनता पार्टी, या यूँ कहें माननीय नरेंद्र मोदी जी को। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए, विशेष तौर पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि बिहार चुनाव को किसी भी हाल में जीता जाए। और उसके लिए वो लोग अपने तरफ से जो भी प्रयास कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि झारखंड में मैया सम्मान योजना है, उसी के तर्ज पर वहाँ पर चुनाव से एन पहले एक योजना लाया गया जिसमें से लगभग, जो मेरा आंकड़ा है, मैं एग्जैक्ट एकदम नहीं हूँ, लेकिन जो मुझे जानकारी है, लगभग 1 करोड़ प्लस महिलाओं के खातों में 10,000 रुपया करके दिया गया। और बिहार जैसे राज्य जहाँ की औसत इनकम महीने की 6,000 रुपया पर फैमिली है, वहाँ पर दीपावली के पहले 10,000 रुपया मिलना कहीं ना कहीं हर परिवार के लिए एक मायने तो रखता है। तो ये इतनी सारी चीज़ें जो किया गया है बिहार में, उसके पीछे 2 कारण हैं। पहली जो कारण है कि जनता दल यूनाइटेड के जो पहले सरकार थी और वर्तमान में अभी उनके जो सरकार है भाजपा के साथ में, उनमें जो सुशासन की जो व्यवस्था थी
उस शाख पर कहीं ना कहीं चोट पहुंचा है। बहुत सारे भाजपा नेताओं में, जनता दल यूनाइटेड के नेताओं पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। और जब से प्रशांत किशोर बिहार में एक थर्ड पार्टी प्लेयर के रूप में आए हैं, तब से आप ये कह सकते हैं कि ये माना जाता है कि प्रशांत किशोर यदि वोट कट करेंगे, तो यदि जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के यदि वो 15% वोट कट करेंगे, तो उसके तुलनात्मक में यदि कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल की बात किया जाए तो उनके वोट प्रतिशत को वो कम क्षति पहुंचाएंगे। क्योंकि जिस तरह के मतदाता भाजपा को वोट करते हैं, उसमें शहरी मतदाता होते हैं, थोड़े से जो शो कॉल फॉरवर्ड कास्ट हैं, उनका समर्थन रहता है। साथ में आप ये कह सकते हैं कि जो थोड़ी सी दलित समुदाय है, उनका समर्थन रहता है। तो इन सब वोटों का लोगों का ये मानना है, जो ध्रुवीकरण है वो ज़्यादा भाजपा को नुकसान पहुंचाएगा कंपेयर टू जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के। हालांकि नुकसान दोनों के होंगे, इसमें इस तरह की कोई दुविधा की बात नहीं है, लेकिन फिर भी ये माना जा रहा है। अब बिहार में चुनाव होंगे, इनकी घोषणा हो चुका है। कल से पहले चरण के चुनाव के लिए बोला जाए तो जो नामांकन है उसको दाखिल करना है। बट अभी तक, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी तक भाजपा और उनके घटक दलों के बीच में कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। जनता दल यूनाइटेड, कहीं आप बोल सकते हैं कि वो अड़ा हुआ, कम से कम मुझे 105 सीट चाहिए। भाजपा ये मान के चल रही थी कि इस बार हम बड़े भाई की भूमिका में बिहार में लड़ेंगे। इधर रामविलास पासवान जी के सुपुत्र वो अड़े हुए हैं कि भाई मेरे पिताजी को तो वाजपेयी जी के ज़माने में 42 सीट मिला था, तो हमें कम से कम 40 सीट चाहिए। कुशवाहा जी को 6-7 सीट देने की बात हुई है, जीतन राम मांझी जी को 7 सीट, लेकिन कोई भी मानने को तैयार नहीं है। और उम्मीद ऐसा है कि आज रात तक उसका कुछ निष्पादन होगा, चाहे एन कैन प्रकार जैसे भी हो। तो कहीं ना कहीं ये माना जाए कि जिस तरह का एक सुव्यवस्थित तरीका से सीटों का बंटवारा होता, वो अभी तक होता नहीं दिख रहा है, जिसके कारण से भारतीय जनता पार्टी और विशेष तौर पर नरेंद्र मोदी जी के खेमे में कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक शुगबुगाहट है कि क्या हम बिहार को फिर से अच्छे तरीके से जीत सकते हैं कि नहीं जीत सकते हैं। और एक बात मैं आपको दावे से कह सकता हूं दोस्तों, 75 के जिस फॉर्मूले से लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, बाबूलाल गौर, भगत सिंह कोश्यारी, हुकुमदेव नारायण, शांता कुमार जैसे दिग्गज नेताओं का, सुमित्रा महाजन, करिया मुंडा, ऐसे तमाम नेताओं का जो फेस्ट है, जिनको साइडलाइन किया गया, यदि बिहार चुनाव हारते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर से भी बहुत तरह के सवालात खड़े होंगे माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर में भी और अमित शाह जी के ऊपर में भी। तो ये चुनाव, मेरा ऐसा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि जितने भी चुनाव अभी राज्यों के हुए हैं, कम से कम उसमें बिहार चुनाव की जो विशेषता है वो बहुत अलग है। खास करके सिर्फ बिहार के लोगों के लिए नहीं, इवन केंद्र की जो राजनीति है उसके लिए भी यह चुनाव बहुत मायने रखता है। उम्मीद करते हैं कि बिहार चुनाव जैसे भी हो, वहाँ पर एक ऐसे सरकार चुन के आए जो बिहार के लिए, बिहार के लोगों के भले के लिए, बिहार को एक विकसित राज्य बनाने के लिए, उसके लिए कार्य करें। इसी के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। एक बात अंतिम है जो मैं समझता हूँ कि यही चीज़ें राजनीति में या जीवन के किसी भी क्षेत्र में लागू होते हैं। कहा गया है कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पालक सुरसई की नाई। इसका अर्थ है कि जो लोग सामर्थ्यवान होते हैं उनको अंदर में कोई अवगुण भी हो, कोई दोष भी हो, तो उसको देखा नहीं जाता है। जिस तरह से माना ये जाता है कि सूर्य की जो गर्मी होती है, अग्नि होती है, ठीक है, वो उस तरह से उसको मानकर ये नहीं कहा जाता कि नहीं इससे कोई दोष नहीं होगी, ये यदि पानी में पड़ेगा तो कहीं ना कहीं इसमें अच्छाई लेके आएगी। तो ये चुनाव का जो समीकरण है, आमतौर पर मैं राजनीति से जुड़े हुए विषय वस्तु पर नहीं बात करता हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये पूरे देश की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, उसके ऊपर में भी बिहार चुनाव का कुछ न कुछ प्रभाव होगा। इसलिए मैंने आज विषय पर
इस बात पर मैंने अपनी चर्चा की और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि बिहार में जो भी जनता तय करेंगे, चाहे वो एनडीए गठबंधन आए, चाहे आपके प्रशांत किशोर जी की पार्टी आए या फिर इंडिया गठबंधन आए, वो बिहार के जनते जो हैं वो राजनीतिक रूप से बहुत सजग हैं, बहुत समझ है उनको और एक अच्छा सरकार ही चुनेगी, ऐसे मुझे पूर्ण संभावना है। चलिए फिर मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।